आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। वह जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम कहते हैं पदार्थ। पदार्थ हर वो चीज़ है जिसे तुम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हो। जैसे कि वो चीज़ें जो तुम्हें दिखाई दे रही हैं, जैसे ठोस या द्रव, चलो वो तो पदार्थ हैं ही, पर गैस भी पदार्थ है। जैसे कि अगर तुम एक सिलेंडर में देखो तो सिलेंडर के अंदर जब गैस होती है तब उसका द्रव्यमान होता है। अब जब वही सिलेंडर से हवा बाहर निकल जाती है, मतलब हम गैस यूज़ कर लेते हैं, तो गैस सिलेंडर का वजन कम हो जाता है। इसका मतलब गैस का द्रव्यमान होता है। और जब तुम बैलून में गैस भरते हो तो तुम देखते हो कि बैलून फूल जाता है। तो इसका मतलब वो स्थान भी घेरता है। ठीक। अच्छा, अगर किसी और को छोड़ दें तो तुम खुद एक पदार्थ हो, द्रव्यमान तो होगा। किसी पर पाँव रख के देखो वो उछल जाएगा और तुम स्थान भी घेरते होगे, है ना। वो बच्चे जो थोड़े हेल्दी होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा स्थान घेरते हैं, है ना। उनके ऊपर हम लोग यही कमेंट करते रहते हैं कि वो ज़्यादा स्थान घेर रहे हैं। अच्छा, मतलब हम खुद भी पदार्थ हैं। तो हर वो चीज़ जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। उसे हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। चलो कुछ ऐसी चीज़ों को सोचने की कोशिश करते हैं जो पदार्थ नहीं है। जब तुम ये समझ जाओगे कि कोई पदार्थ नहीं है तो तुम ये भी समझ जाओगे कि कौन सा पदार्थ है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल लें तो उनमें से एक एग्जाम्पल है प्रकाश, लाइट। अच्छा बताओ, क्या लाइट का कोई द्रव्यमान होता है? अब सोचो कि एक वेइंग मशीन है, एक तौलने की मशीन। तौलने की मशीन के ऊपर अगर तुम लाइट डालो टॉर्च से तो क्या रीडिंग आएगी, द्रव्यमान बढ़ेगा? एकदम नहीं। इसका मतलब प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जिसका द्रव्यमान नहीं होता है। और अगर तुम बैलून में लाइट मारो तो वो फैलेगा भी नहीं, वो स्थान भी नहीं घेरता। ठीक ऐसे ही ध्वनि एक ऐसी भौतिक चीज़ है जिसका द्रव्यमान नहीं होता। अगर हम बात करें तो हवा जो है वो भारी नहीं हो जाती। ठीक है। इसका मतलब ध्वनि का भी कोई द्रव्यमान नहीं होता और न ही कोई वो स्थान घेरती है। तो वो सभी चीज़ें जो जिनका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, और जिनका द्रव्यमान नहीं होता और जो स्थान नहीं घेरती या इनमें से कुछ एक भी हो तो उसको हम लोग पदार्थ नहीं कहते। अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे बेटा 2 और अवस्थाओं के बारे में तुम लोग 10th में पढ़ चुके हो। एक है प्लाज्मा अवस्था और अगला है बोस-आइंस्टीन अतिशीतित अवस्था। पर 3 मूल अवस्थाओं के ऊपर फोकस करते हैं। ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार निश्चित नहीं होता किंतु आयतन निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था। जब भी हम लोग कोई द्रव खरीदने जाते हैं, जैसे कि तुम पेट्रोल खरीदने जाते हो तो किस में खरीदते होगे? लीटर में। वैसे ही अगर तुम कोई कुकिंग ऑयल खरीदने जाते हो तो किस में खरीदते हो? लीटर में। ठीक है। तो उसका आयतन निश्चित है, इसीलिए तुम उसको आयतन के परिमाण में तौल रहे हो। पर गैस जो है उसका न ही आयतन निश्चित होता है और न ही उसका आकार निश्चित होता है। जिस पात्र में रख दें उस पात्र के बराबर आकार का हो जाता है और जिस पात्र में रख दें उस पात्र के पूरे आयतन को गैसीय अवस्था घेर लेती है। ठोसों के गुणधर्म। ठोसों के गुणधर्म क्या क्या है बेटा? अच्छे से समझते हैं। पहला गुणधर्म है ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन व आकार के होते हैं। ठोस जो हैं उनका आकार निश्चित होता है, उनका द्रव्यमान निश्चित होता है और वो समान आयतन घेरते हैं। वो उनका आयतन परिवर्तित नहीं होता, वह भी निश्चित होता है। अगला पॉइंट है अंतरा अणुक दूरियां लघु होती हैं। ठोसों की अंतरा अणुक दूरी मतलब अणुओं के मध्य की दूरी बहुत ही कम होती है। ठीक। जितने सबसे कम अणुओं की दूरी किसमें होगी? ठोसों में। द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, गैसीय अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी और अधिक होगी। तो सबसे लघु किसमें होगी? ठोस अवस्था में। अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं क्योंकि अणु एक दूसरे के समीप होते हैं, इस कारण से उनके मध्य लगने वाले बल भी प्रबल होते हैं। चाहे वो किसी भी तरह के बल हों, वो स्थिर वैद्युत बल हो सकते हैं, वो वांडर वाल्स बल हो सकते हैं, वो द्विध्रुव आकर्षण बल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के बल हों। पर जब पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो वहाँ जो अणुओं के मध्य लगने वाला बल है वो प्रबल होगा। अंतरा आणविक बल इसमें प्रबल होते हैं। अगला है
उनके अवयवी कण की स्थिति निश्चित होती है। अब इसको थोड़ा हम लोग द्रव और गैस से समझते हैं। द्रव और गैस को एक और चीज बोलते हैं, उसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं बताओ? उसे कहते हैं तरल। तरल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, फ्लूइड्स आर दोस कैन फ्लो। मतलब तरल वो है जो बह सकता है। क्या ठोस बह सकता है? नहीं बह सकता। क्यों नहीं बह सकता? क्योंकि उसके अवयवी कण निश्चित स्थिति में होते हैं, उनकी स्थिति बदलती नहीं है, उनका विन्यास बदलता नहीं है। ठोस अवस्था में कणों की जो स्थिति होगी वो निश्चित होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। इसका मतलब ठोसों में अवयवी कण स्थिति जो होती है वो निश्चित होती है। हाँ, वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन कर सकते हैं, पर वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। जैसे कि अगर तुम अपने कमरे का फैन ऑन करो तो तुम्हारे फैन से जो ऊपर की हवा है वो नीचे की ओर बहने लगेगी। पर क्या ठोस में ऐसा होगा? ठोस में जो कण हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होते हैं। वो अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये असंपीड्य व कठोर होते हैं। कठोर होते हैं इसका मतलब दृढ़ होते हैं, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कुछ अपवादिक ठोस हो सकते हैं, जैसे कि तुम लोग जानते होगे प्रत्यास्थ ठोस, पर उन्हें अगर छोड़ दें तो बाकी सभी ठोस जो होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं। मतलब तुम अगर उस पर विरूपक बल लगाओगे तो भी वो परिवर्तित नहीं होंगे, है ना। अगर तुम किसी को पत्थर उठा के मारूंगा बोलोगे तो डर जाएगा, क्योंकि पत्थर कठोर होता है। ठीक है, बट अगर तुम रबर से उठा के मारने की कोशिश करोगे तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो संपीड्य है ना। तो ज़्यादातर ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और वो असंपीड्य होते हैं, मतलब अगर तुम उस पर बल लगाओ तो उसके कण एक दूसरे की तरफ संपीडित नहीं होते, है ना, एक दूसरे की तरफ नहीं आते। ठीक है, तो वो असंपीड्य होते हैं, उन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादातर ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं और वो कठोर होते हैं। बेटा अगला टॉपिक है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण देखेंगे क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर तुम्हारा इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ये पहला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हुआ। हम समझते हैं क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहते हैं और इनके बीच के जो गुणधर्म हैं उनको किस तरह से हम लोग तुलना कर सकते हैं और इसमें अंतर क्या क्या है। तो पहली तुलना देखेंगे इसमें आकार के आधार पर। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। मतलब जो इसके अणु होंगे वो निश्चित विन्यास में व्यवस्थित होंगे, किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं होगी इसमें। पर अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता, उसमें जो अवयवी कण हैं वो निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित नहीं होते। अब अगर तुम इसे समझने की कोशिश करो तो सोचो कि तुम असेंबली में अपने प्रेयर के लिए खड़े हो, तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, और प्रार्थना के लिए अगर तुम खड़े हो तो बहुत प्यारा लाइन बनाए होगे, एक के पीछे एक, बड़े शालीन बच्चे हो भी, मेरे को पता है तुम लोग बढ़िया लाइन बना के खड़े होते होगे। अगर तुम लोगों ने बढ़िया लाइन बनाए हैं और अगर हम लोग उसको एक टॉप व्यू से ऊपर से एक पिक्चर खींचें तो इमेजिन कर सकते हो हर सर के बगल में एक सर होगा। सर मतलब हेड मुंडी। हर सर के बगल में एक सर होगा, उसके अगल एक सर होगा, उसके इधर एक सर होगा, उसके उधर एक सर होगा। हर सर जो है वो दूसरे सर से निश्चित विन्यास में व्यवस्थित होगा। पर अगर प्रेयर खत्म हो जाए फिर तो तुम लोग एकदम धमा चौकड़ी मचा लेते हो, सब लोग छोटे छोटे अपने अपने ग्रुप बना लेते हो। जैसे ही प्रेयर खत्म हो गया और उसके कुछ 2-4-10 सेकंड बाद अगर हम लोग एक पिक खींचे तो तुम देखोगे कि वहाँ पर किसी तरह की कोई नियमितता नहीं है, कोई विन्यास दिखाई नहीं दे रहा है, कोई निश्चित रूप से व्यवस्थित वहाँ पर लोग नहीं हैं। तो कुछ इसी तरह अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं वो निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित नहीं होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो सोचो कि यहाँ कुछ कण हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हर कण जो है वो दूसरे कण से इस तरह जमा हुआ है कि इस विन्यास को हम लोग निश्चित कह सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कुछ इस तरह का विन्यास प्रदर्शित करेंगे, बल्कि अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, कण कहीं भी होंगे, उनके बीच में कोई पैटर्न नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहलाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस।
तो क्रिस्टलीय ठोस जो हैं उसमें अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित होंगे और अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय विन्यास में व्यवस्थित नहीं होंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की तुलना हम दूसरे गुण पर करेंगे। दूसरा गुण है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, या ये बोलें कि ठोस द्रव साम्यावस्था होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित व तीक्ष्ण होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता और न ही वो तीक्ष्ण होता है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक क्यों निश्चित होता है, ठीक है। और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि तीक्ष्णता क्या है। तीक्ष्णता, इंग्लिश में तीक्ष्णता को शार्प बोलते हैं, शार्प। अब चाकू शार्प होता है तो गलनांक कैसे शार्प हो सकता है, वो कैसे तीक्ष्ण हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसके अवयवी कणों के मध्य एक ही प्रकार के बंध पाए जाएंगे। अगर आयनिक क्रिस्टल है तो आयनिक बंध पाया जाएगा, अगर सहसंयोजी क्रिस्टल है तो सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। तो एक ही प्रकार के बंध पाए गए, तो एक ताप पर जाकर एक प्रकार के बंध टूट जाते हैं। पर अक्रिस्टलीय ठोसों में एक से अधिक प्रकार के बंध एक साथ उपस्थित होते हैं, तो इस कारण से वो एक साथ नहीं टूटते। अब तुम इस तरह सोचो कि अगर हम लोग 5 लोगों को एक दूसरे से बांध दें, अगर 5 लोगों को एक दूसरे से बांधें और उन सबको हम लोग सुतली रस्सी होती है ना, सुतली रस्सी, अब सुतली रस्सी से बांध दें तो सारे के सारे बंध एक ही तरह के हैं। अगर हम लोग उन पर एक प्रकार का बल लगाएं, एक बराबर बल लगाएं तो टूट जाएगा। बट वही अगर 5 लोगों में से पहले को दूसरे से मैंने सुतली से बांधा, दूसरे से तीसरे को अगर मैं एक वो सुई धागा वाला धागा नहीं होता है कपड़ा सिलने वाला, उससे बांध दूँ, फिर उसके बाद अगर मैं तीसरे को चौथे से फांसी वाली रस्सी लगा दूँ, मजबूत वाली रस्सी से बांध दूँ, फिर उसके बाद अगर चौथे को 5वें के बीच में अगर हम लोग हथकड़ी लगा दें, तो क्या ये सभी बंध एक ही बराबर बल से टूटेंगे? और क्योंकि एक ही बराबर बल से नहीं टूटेंगे तो इन सब को तोड़ने के लिए अलग अलग बल लगाना पड़ेगा। इसी तरह सोचो कि अगर कण अलग अलग प्रकार के बंध से बंधे हुए हैं तो कोई बंध किसी ताप पर टूटेगा तो कोई बंध किसी ताप पर टूटेगा, तो फिर ठोस एक साथ नहीं पिघलेगा। इस तरह तुम देखोगे कि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता। अब तीक्ष्णता को कैसे समझें? अब कुछ इस तरह समझो कि मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब गलनांक है, वो है 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई पदार्थ है जो 80 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर 78 डिग्री सेल्सियस पर वो ठोस है और 81 डिग्री सेल्सियस पर द्रव, इसका मतलब बहुत छोटे से तापांतर पर वह ठोस से द्रव में परिवर्तित हो गया, लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर ही वो पिघल गया, तो इसे बोलेंगे कि वो तीक्ष्ण है। गलनांक क्या है इसका? तीक्ष्ण है। अगर तुम उस गलन की प्रक्रिया को किसी थर्मामीटर में छूने की कोशिश करो तो एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट होगा, तो हम बोल सकते हैं कि गलनांक यहाँ पर तीक्ष्ण है। पर यही अगर किसी का गलनांक 80 डिग्री सेल्सियस है और वो 50 डिग्री सेल्सियस भी पूर्ण ठोस नहीं है, हल्का हल्का पिघल गया है, और 120 डिग्री सेल्सियस पर भी पूरी तरह से द्रव नहीं बना, उसमें कुछ न कुछ ठोस तैर रहे हैं, तो इस तरह से हम बोलेंगे कि यहाँ बहुत बड़ा तापांतर लग रहा है ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए, और उस समय हम बोलेंगे कि गलनांक तीक्ष्ण नहीं है। तो गलनांक की तीक्ष्णता होगी किसमें? क्रिस्टलीय ठोसों में, पर अक्रिस्टलीय ठोस जो होंगे उनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं। अगली प्रॉपर्टी जिससे हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की तुलना करेंगे वो है विदलन गुण। अब विदलन गुण क्या है? तो अगर हम लोग किसी क्रिस्टलीय ठोस को किसी शार्प, एक तीक्ष्ण चाकू, एकदम धारदार चाकू से काटें, ठीक, उस पर बल लगाएं, तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो चिकने पृष्ठों में टूटते हैं। मतलब जब तुम उस पर कट लगाओगे तो उसके जो पृष्ठ निकलेंगे वो बड़े ही चिकने होंगे, स्मूथ सरफेसेस होंगे, ठीक। पर अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे और उसे हम किसी शार्प चाकू से काटने की कोशिश करेंगे तो उसके जो पृष्ठ मुक्त होंगे कटने के बाद वो बड़े ही खुरदरे होंगे, है ना, बहुत ही रफ सरफेसेस होंगे। अब इसको तुम इस तरह समझो कि अगर तुम एक रबर को कट करते हो तो तुम देखोगे कि वहाँ पे बहुत ही खुरदरा पृष्ठ मिलेगा, है ना। अगर तुम अपने जो चप्पल आते हैं, अगर तुम उन चप्पलों को काटने की कोशिश करो तो तुम देखोगे कि बड़े खुरदरे पृष्ठ कटने के बाद मिल रहे हैं। पर
ग्रेफाइट तुम्हें पता है पेंसिल की लीड में भी ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट बहुत ही चिकने होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जो पृष्ठ होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं ना, इसीलिए ग्रेफाइट को ड्राई ल्यूब्रिकेंट मतलब शुष्क स्नेहक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। आजकल बहुत सारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके पृष्ठ जो होते हैं वो क्या होते हैं? चिकने होते हैं। तो अगर हम किसी बाह्य उपकरण, किसी शार्प मतलब तीक्ष्ण चाकू या किसी बाह्य उपकरण की सहायता से क्रिस्टलीय ठोस को विभाजित करें तो उसमें चिकने पृष्ठ प्राप्त होंगे, स्मूथ सरफेसेस मिलेंगे। जबकि अगर हम किसी अक्रिस्टलीय ठोस को विभाजित करें तो देखेंगे उसके खुरदरे पृष्ठ मुक्त हो रहे हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में अगले गुण की तुलना है दैशिकता। बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस दैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब अगर हम लोग कोई क्रिस्टलीय ठोस ले लें, अगर हम लोग उसमें विभिन्न दिशाओं से गुणधर्मों का अध्ययन करें तो पाते हैं कि विभिन्न दिशाओं से जो गुणधर्म हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक क्रिस्टलीय ठोस ले लें, सपोज कि एक कॉपर का, तांबे का टुकड़ा है, अगर हम इस दिशा से इसके प्रतिरोध की गणना करें तो जो भी इसका प्रतिरोध आएगा, अगर अभिलंबवत दिशा से गणना करेंगे तो प्रतिरोध बदल जाएगा। चूंकि कॉपर एक धात्विक क्रिस्टल है तो हम देख रहे हैं कि विभिन्न दिशाओं से गुणधर्मों का अध्ययन करने पर यहाँ गुणधर्म बदल जा रहे हैं। पर वहीं अगर हम एक कांच का टुकड़ा ले लें, और तुम जानते होगे कांच में अपवर्तनांक होता है, तो तुम किसी भी दिशा से इसमें अपवर्तनांक की तुलना करो। अगर कांच है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? 1.5। तो विभिन्न दिशाओं से इसके गुणधर्मों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अगर हम लोग विभिन्न दिशाओं से उसमें गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं तो परिवर्तित हो जाते हैं गुणधर्म। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो विषम दैशिक होते हैं, उनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। बट अगर हम लोग कांच को ले लेंगे तो वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं से समान है। इसका मतलब सभी दिशाओं में उनके गुणधर्म परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो दैशिक प्रकृति का होता है। अगला पॉइंट है प्रकृति। नेचर वाइज देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस हैं और अक्रिस्टलीय ठोस अतिशीतित द्रव हैं। अब इसे समझने के लिए सोचो कि अगर तुम्हें एक फ्रीजर में डाल दें, फ्रीजर मतलब आइसक्रीम रखते हैं, अगर मान लो तुमको फ्रीजर में डाल दें और मतलब फ्रीजर में डालने के बाद हफ्ते भर भूल जाए, तो हफ्ते भर बाद जब तुम निकलोगे तो एकदम सावधान की मुद्रा में होगे, है कि नहीं? मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे कि तुम सावधान की मुद्रा में तो नहीं होगे, अकड़ गए होगे अजीब से। अब वैसे ही अकड़ा हुआ होता है कौन? अक्रिस्टलीय ठोस। वो बेचारे को जल्दी जल्दी ठंडा कर दिया गया, तो ठंडा होते होते वो जैसे तैसे जिधर तिधर जम गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अतिशीतित द्रव है। तो वो द्रव, बट वो क्या हो गया है? जम गया है, इसीलिए वो अतिशीतित द्रव है। जैसे कि कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच जो है उसमें बहने का गुण होता है। अगर तुम कांच के एक कोई भी युक्ति ले लो, मान लो कांच का तुम दरवाज़ा ले लो, तो बहुत समय में, अधिक समय में अगर हम देखें तो कांच जो है वो ऊपर से धीरे धीरे पतला और नीचे से धीरे धीरे मोटा होता जाता है। इसका मतलब कांच में बहने का गुण पाया जाता है, ठीक। और साथ ही साथ कांच समय के साथ धुंधला होता जाता है, वह अक्रिस्टलीय से क्रिस्टलीय हो रहा है। कांच के क्रिस्टलित रूप को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। तुम्हारे घड़ी में देखना क्वार्ट्ज लिखा होगा, ठीक, वहाँ पे क्वार्ट्ज के क्रिस्टल लगे हुए हैं। तो क्वार्ट्ज जो है वो कांच का क्रिस्टलीय रूप है। अगर कांच क्रिस्टलित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज हो जाएगा और वो अपारदर्शक हो जाएगा। बल्कि जो कांच है वो क्या है? अतिशीतित द्रव है। तो प्रकृति में हम ये लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो क्या है? अतिशीतित द्रव हैं। बेटा अगला पॉइंट है
कणों की व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ अणुपरास होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु अणुपरास होता है। क्रिस्टलीय ठोस इतने अच्छे से व्यवस्थित होते हैं कि तुम उसके अंदर बहुत लंबे लंबे नियमित ज्यामिति को देख सकते हो। एक ही तरह की नियमित ज्यामिति पाई जाएगी। अगर तुम यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस ले लो, जैसे कि मैंने अभी एक लिया है, तो यहाँ तुम एक छोटा सा वर्ग देख पा रहे हो, पर ऐसे ही तुम और बड़ा वर्ग भी देख पाओगे। तो इस तरह से तुम देखोगे कि यहाँ बहुत सारे वर्गाकार आकृतियाँ जमी हुई हैं। तुम छोटी ज्यामिति भी उसमें बना सकते हो और बहुत बड़ी ज्यामिति भी बना सकते हो। बट अगर अक्रिस्टलीय ठोस हैं तो उसके अवयविक कण जहाँ तहाँ जैसे तैसे अजीब सी व्यवस्था में होंगे, कुछ उसमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं होगी। फिर भी अगर हम चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कर ये बता सकते हैं कि यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज है, यहाँ जो कण हैं वो समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे छोटे छोटे विन्यास होंगे, है ना। वो हमारी खुद की क्रिएटिविटी है। बेटा तुम लोग बादलों में क्या बोलते हैं, हाथी ढूंढ लेते होगे, वैसे पकोड़े में भी बहुत कुछ मिल जाता है ना। कुछ लोग बोलते हैं ये देख मेरा पकोड़ा हाथी की तरह दिख रहा है या सांप की तरह दिख रहा है, तो क्रिएटिविटी है। हम छोटे छोटे बहुत सारे पैटर्न तो ढूंढ पाएंगे किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में, पर जब हम बड़े पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोसों में बड़े पैटर्न नहीं मिलेंगे। पर इसका मतलब वो लघु अणुपरास में होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ अणुपरास होता है। उसमें जो ज्यामिति एक छोटा सा मिला हमको, वही ज्यामिति हमें बहुत बड़ा भी मिल सकता है। अगर छोटा वर्ग मिल रहा है तो बड़ा वर्ग मिलेगा, उससे भी बड़ा वर्ग हमको मिल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ अणुपरास होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु अणुपरास होता है। एक बार इस टॉपिक को क्विकली रिवाइज करते हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति विन्यास में अवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों में विन्यास निश्चित नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित और तीक्ष्ण होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता और वह तीक्ष्ण भी नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोसों को किसी धारदार उपकरण की सहायता से विभाजित करने पर चिकने पृष्ठ मुक्त होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में खुरदरे पृष्ठ मुक्त होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस दैशिक प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो वास्तविक ठोस हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अति शीतित द्रव हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ अणुपरास पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु अणुपरास। अब बेटा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कई प्रकार से हमारे सिलेबस में है। इसमें पहला देखते हैं, आबंधों के आधार पर। आबंधों के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को किन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये हैं आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। आणविक ठोस जिनके मध्य आणविक बंध पाए जाते हैं। वैसे बेटा अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाए जाते हैं वान डर वाल्स बंध। अध्रुवीय अणुओं के मध्य क्या पाए जाते हैं, वान डर वाल्स बंध। जैसे कि अगर तुम नाइट्रोजन का अणु ले लो, N2 के अणु में नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें किसी तरह की कोई ध्रुवता नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है। तो ऐसे नाइट्रोजन परमाणु एक है, एक और नाइट्रोजन का परमाणु, ये दो N परमाणु वाले N2 अणु हैं। इनके मध्य जो बंध होगा, जो मैंने अभी ब्लू वाला डॉट लगाया, वो होगा एक वान डर वाल्स बंध, जो अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। अगला देखेंगे हम लोग ध्रुवीय अणुओं के मध्य। ध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है बेटा द्विध्रुव आकर्षण बंध। जैसे कि अगर तुम HCl ले लो, तो HCl में हमें पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। तो इस तरह अगर मैं इसका अणु बनाऊं तो कुछ वो इस तरह दिखेगा। इसमें एक टर्मिनल पर आधे आंशिक धनावेश है और दूसरे पर आंशिक ऋणावेश है। ऐसे एक से अधिक अणु जो होंगे वो एक दूसरे पर जो
बल लगाएंगे उन्हें हम कहेंगे द्विध्रुव आकर्षण बंध, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। बेटा इंटरैक्शन किसको कहते हैं? एक्शन प्लस रिएक्शन। अभी अगर तुमको तुम्हारे टीचर ने दिया एक झापड़ खींच कर, तो तुम रिटर्न गिफ्ट तो नहीं कर सकते ना, तो केवल एक्शन हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। पर अगर तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें एक चपाट लगाए तो तुम उसको जरूर रिटर्न गिफ्ट देते होगे। तो वो क्रिया हुई, फिर प्रतिक्रिया हुई, तो एक साथ मिला के बोलेंगे क्या? अन्योन्य क्रिया। एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, तो क्या बोलेंगे? इंटरैक्शन। तो द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, ठीक, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन टाइप का बंध पाया जाता है ध्रुवीय अणुओं के मध्य। वैसे बेटा हाइड्रोजन बंध के बारे में तुम लोग डिटेल में 11th पे पढ़ के आ रहे हो। हाइड्रोजन बंध कब बनता है? जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन किसी यौगिक में सीधे हाइड्रोजन से जुड़े हों, तब कौन सा बंध बनेगा? हाइड्रोजन बंध। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हम लोग H2O, पानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। एक और H2O ले लेते हैं, HOH, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। यहाँ जो बंध मिला वो कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध कौन कौन बनाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन अगर किसी यौगिक में हाइड्रोजन से सीधे जुड़े हों तो जो ध्रुवीय अणु बनता है उसके मध्य जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्विध्रुव आकर्षण बंध। सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। तो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है, हम जानते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। अगला क्या है? आयनिक बंध। आयनों के मध्य जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? आयनिक बंध। अगला क्या? धात्विक बंध। धातुओं के मध्य जो बंध बनता है, धातुओं के जो अंदर जो बंध बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक बंध। वैसे धात्विक बंध को थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो धातु कौन है? जैसे कि अगर तुम एक आध धातु का नाम लो तो कॉपर है ना। धात्विक गुण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? धात्विक गुण। इसका मतलब धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए ले लें मैं कॉपर, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, वह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग पाता है और पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। इसका मतलब धातुओं के अंदर एक तो होगा धनायन और दूसरे होंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं एक धातु का टुकड़ा ले लूँ तो उसके अंदर 2 ही तरह के कण होंगे, एक तो धात्विक धनायन और दूसरे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये जो धात्विक धनायन होते हैं ये भारी होने के कारण जड़ होते हैं। जड़ होते हैं मतलब एक जगह पर जमे होते हैं, ये गति नहीं करते। पर जो इस धातु के अंदर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सदैव गति करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को देखने से ऐसा लगता है कि सभी तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। तो इलेक्ट्रॉनों की ये जो समुद्र है इसके अंदर जो धातु का बंध है, धातु का जो धनायन है, वो जो इन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के कारण जो आकर्षण बंध बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं धात्विक बंध। इस कारण से धातुओं में आघात वर्धनीयता, तन्यता और चालन जैसे गुण पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से जब हम लोग इन पर बाह्य बल लगाते हैं तो भी ये टूटते नहीं, पिचकते हैं, है ना। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इस कारण से जब हम इन्हें खींचते हैं तो इनके मध्य तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब ये लंबे लंबे तार के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छे चालक तो होते ही हैं, तुम्हें पता है विद्युत धारा भी इससे बहती है, ऊष्मा भी इससे बहती है। तो इस तरह से हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण आबंधों के आधार पर। वैसे बेटा इन सभी के 2-2, 3-3 गुण से हम लोग इनकी तुलना कर सकते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं उनका गलनांक कम होगा, उनके गलनांक कम होने के साथ साथ ये भंगुर प्रकृति के होंगे, इनमें आघात वर्धनीयता, तन्यता का गुण पाया नहीं जाएगा, ये बहुत ही खराब चालक होंगे, ठीक है।
जबकि सहसंयोजक क्रिस्टल जो होंगे वो कठोर होंगे, बहुत ही दुर्बल चालक होंगे। बेटा एक ही अपवाद है, तुम्हें पता होगा, ग्रेफाइट सहसंयोजी क्रिस्टल्स में अपवाद है, वो चालक होता है, बाकी सभी कुचालक होते हैं। इनके अंदर भंगुरता का गुण होगा, सहसंयोजी क्रिस्टल पर बल लगाएंगे तो टूट जाएंगे, इनमें आघात वर्धनीयता तन्यता जैसे गुण नहीं होंगे। आयनिक क्रिस्टल भी भंगुर होते हैं, पर सहसंयोजी और आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक उच्च हो सकते हैं। धात्विक क्रिस्टलों के गलनांक उच्चतम होंगे, आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इनमें अगर जल में विलेयता देखेंगे तो आयनिक क्रिस्टलों की जल में विलेयता सर्वाधिक होगी, सहसंयोजक क्रिस्टल बहुत कम घुलेंगे, है ना, इनकी जल में विलेयता नहीं होती है, जल में अविलेय होते हैं। धात्विक क्रिस्टल भी जल में अविलेय होते हैं। आणविक क्रिस्टल, कुछ क्रिस्टल जो जिनमें द्विध्रुव आकर्षण बंध है वो या हाइड्रोजन बंध है, वो अल्प विलेय होते हैं, ठीक है। बट जो सर्वाधिक जल में विलेयता होगी वो किसकी होगी? आयनिक क्रिस्टलों की। इस तरह से हम लोग कुछ गुणधर्मों के आधार पर इनकी तुलना कर सकते हैं। बहुत ही रेयर क्वेश्चन आ सकता है बेटा 2 मार्क का, है ना। इस चैप्टर के अगले टॉपिक जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास अच्छे से पढ़ेंगे।